प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस का 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का हल सहित फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर न हो सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, 2024 का जो भी पेपर बनेगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात मैं और यकीनी के साथ बोल सकता हूं कि इस पूरे पेपर का जब आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बच्चों, इस पूरे पेपर को देखने के बाद आप पेपर में 2024 वाले पेपर में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। ये 2023 का ओरिजिनल बोर्ड का पेपर है। पेपर का कोड याद रखना 824E के। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना होता है, अपने यहाँ पे नाम लिखना। और इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग होता है। शुरुआत में जो भी आपको मिलेंगे टाइम 15 मिनट, इसमें पेपर को केवल पढ़ना है, ठीक है, पढ़ करके समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो निर्देश में लिखा जा चुका है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ और खंड ब में विभाजित है। खंड अ के भी 3 सेक्शन है, उपभाग है, ठीक है। खंड ब के उपभाग पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं अ में, ठीक है। इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायो के 3-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसको ओएमआर पे हल करना होगा और ओएमआर को ब्लू या ब्लैक पेन से, जो कि बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, इसी प्रकार के पेन सभी को भरना होगा और किसी प्रकार के इरेजर या राइटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आइए बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे पार्ट ए का सोल्यूशन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। केंद्र पर रखेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। केंद्र और वक्रता यानी कि फोकस बिंदु के बीच में रखेंगे, या दर्पण के पोल पे या ध्रुव पे रख देंगे, या दर्पण के पोल और फोकस के मध्य रखेंगे या बीच में रखेंगे। तो बच्चों, किसी भी दर्पण में, ठीक है, किसी भी दर्पण या अवतल दर्पण यहाँ पूछा गया ना, तो अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उस वस्तु को पोल, इस बात को याद रखना, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। वस्तु के किस में रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आ चुका है और आगामी बोर्ड के पेपर में आने का सबसे ज्यादा चांसेज है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। मीटर जो कि लंबाई का मात्रक है, प्रति मीटर जो कि यही लेंस की क्षमता हो जाएगा। मीटर पर सेकंड ये तो गति का मात्रक होता है, वेलोसिटी का मात्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों, पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर होता है 1/f, ठीक है। और एफ का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। हमें एफ का मान हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में। तो यहाँ पे देखो, जो लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 1/मीटर, तो क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस पूरे पेपर को तैयार कर लोगे ना तो पूरा मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये मेरा पूरा वादा है भाई, ठीक ना। चलो, अगला क्वेश्चन है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण हो जाता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, सभी को पता होगा बच्चों कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, जब किसी भी प्रिज्म में पड़ता है उसका रंग, तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। और सबसे अधिक जो विचलन होगा वो वायलेट कलर का होगा, बैगनी कलर का होता है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक ना। चलो, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, ठीक है। माने कब श्वेताभ प्रतीत होगा, उसका टाइमिंग बताना है। सूर्योदय के काफी पूर्व, ठीक है, या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के बीच, ठीक है, या सूर्यास्त के काफी बाद, या दोपहर के समय, ठीक है। तो बच्चों, जो सूर्य होगा ना, सन होगा, ठीक है, जो आपका सूर्य भगवान होते हैं, ठीक है, उनका जो लाइटिंग होता है, प्रकाश श्वेताभ माने श्वेत रंग का कब होता है? दोपहर के टाइम में जो भी प्रकाश होता है एकदम सफेद कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चालक की लंबाई, चालक पदार्थ का घनत्व, या चालक का अनुप्रस्थ काट, या चालक का आकार। तो बच्चों जो चालक का जो आकार होगा ना, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो भी कंडक्टर होगा किस शेप का होगा, किस साइज का होगा, ये मैटर नहीं करता है, बाकी सभी मैटर करेगा। ठीक है, बाकी सभी मैटर कर देगा। लंबाई पे भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के एरिया पे भी डिपेंड करता है, और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, बल्कि आकार पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। माने कोई भी 4 कोई भी 4 प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, और उनको क्या करना, कब शून्य होंगे ये आपको बताना है। माने कैसे जोड़ेंगे कि वो शून्य हो जाएंगे। उनका जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो प्रतिरोध होगा उसका मान 0 कब होगा, जब उनको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, कि 1 को श्रेणी क्रम में और 3 को समांतर क्रम में, या 2 को श्रेणी क्रम 2 को समांतर क्रम। बताना है भाई, बताओ किस में जोड़ेंगे। तो भैया देखो, किसी भी प्रतिरोध को शून्य करने के लिए या न्यूनतम करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, न्यूनतम करने का जो कंडीशन होता है ना बच्चों, उसमें हम करते हैं समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में होता क्या है कि 1/r बराबर, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 हो जाएगा। ठीक है, 1 में होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। और इसी तरीके से जो भी आपका प्रतिरोध का मान होगा ना, सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, सबसे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, सबसे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता ली जाती है। ठीक है, ये आपको बताना है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, या दाहिने का अंगूठे का नियम, या ओम का नियम। तो देखो बच्चों, विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उस दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, यहाँ पे दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक ना, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूं अभी कभी तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा इसी पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। उपभाग सेकंड में जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। इसमें इसका राइट आंसर पोटेशियम हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेशियम ऐसी एलिमेंट होता है, ऐसा धातु होता है जो कि ठंडे जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। ठीक है, क्या करती है, रिलीज करती है। इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्किन बताना है कि भैया एल्किन कौन सा है। तो एल्किन यहाँ पे H2C और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इसी को हम एल्किन बोलेंगे। ये एल्किन प्रकार की एग्जांपल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ये एल्किन वाला तत्व है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना पॉसिबल हो सकता है, ये आपको बताना है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला जब करेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और क्षारीय किसी भी क्षारीय तत्व का या क्षारीय चीज का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान 8 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा पूछा गया है कि क्लोरीन के अणु में अबंध मान एलिमेंट, ठीक है, या जो भी बॉन्ड होता है वो कौन सा पाया जाता है। तो क्लोरीन के अणु में आयनिक व अबंध, सहसंयोजक अबंध, या द्विसहसंयोजी अबंध, या त्रिसहसंयोजी अबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन के अणुओं के बीच में जो भी अबंध पाया जाता है, जो भी बॉन्ड पाया जाता है, जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक अबंध प्रेजेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि बच्चा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए मैंने आप सभी लोगों ने नोटिस किया होंगे कि जो भी हमारे कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, ये कुएं के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, कई बार हमने बता भी रखा है। ठीक है, जब मैंने लेक्चर ले रखा था या प्रीवियस ईयर मैंने जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो सारा चीजों का डिटेल्स भी बताता हूँ। ठीक है, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, यही कुएं में डाला जाता है। ठीक है, ताकि पानी आपका स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, नए कंपाउंड बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। उसको हम बोलेंगे बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसी रिएक्शन में होता क्या है कि नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप ले लो H2 ले लो और ऑक्सीजन ले लो। अब देखो दोनों को जो आप आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको H2O जल मिल जाएगा। इसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, या यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है,
जो कि बायो का क्वेश्चन आ गया कि पादप में जाइलम का कार्य कौन करता है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादपों में जो भी जाइलम होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा का अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टमाटर पे उसने प्रैक्टिकली किया था, तो टमाटर इसका वेरी वेरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार हमने बता भी रखा है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, माने मादा जनन तंत्र में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि पाया नहीं जाता है। अंडाशय भी पाया जाता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका ये महिलाओं में नहीं होता है, जो जबकि ये पुरुषों में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन बच्चा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या उपयोगी होता है, क्या आवश्यक है, क्या नेसेसरी होता है, आपको बताना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बताना है कि माने CO2 और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण मतलब ऐसा जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक, उनके लिए सभी चीजों का होना जरूरी है भैया, क्योंकि CO2 और जल भी लेते हैं, ठीक, उनको चाहिए ही चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, साथ में सूर्य की रोशनी भी चाहिए होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समजात अंगों का एग्जाम्पल क्या होता है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है यही समजात अंगों का एग्जाम्पल हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक ना। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, यहाँ पे देख लो कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये किसमें होता है, ये होता है यीस्ट में होता है, ठीक है। चौथा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। इसने ये किया था डार्विन ने, किसने किया था भैया, डार्विन के द्वारा किया गया था प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, और 2024 या आगामी बोर्ड के पेपर में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि भैया इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। अब चलो बच्चों थोड़ा सा पार्ट बी को भी सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, कि पार्ट बी में किस प्रकार से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि अभी तैयार कर लो, ठीक है, इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को। हमारा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मोटर बाइक्स पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहां पर दिखेगा, ठीक है। किरण आरेख भी समझाना है, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो वक्रता त्रिज्या इनकी कैपिटल आर या स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ से सबसे पहले बच्चों एफ का मान निकाल लो, ठीक है। तो बराबर r/2 होता है, तो एफ का मान यहाँ पे 1 मीटर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किसी टाइम यहाँ पे 4 मीटर यू का मान दे रखा है, माने यू मतलब वस्तु, जो भी बाइक पीछे से आ रही है उसका यहाँ पे दूरी दे रखा है, यू का मान बच्चों यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। और एफ का मान तो आपको यहाँ पे निकाल ही लिए 1 मीटर, ठीक है। आपको भी का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों दर्पण है, क्या है दर्पण है, तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। यहाँ से यू और सॉरी यहाँ पे v और सॉरी यहाँ पे u और f का मान यहाँ पे रख लो, v का मान निकल करके आ जाएगा, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस, इसको कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा 4 - 1 3/4 हो जाएगा। तो u का मान v का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दोगे तो v का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यही आपको बताना है कितनी दूरी पर बनेगा, तो 1.1 माने 3 डिस्टेंस पर बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। इस तरह से माने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से भी कर सकते हो भाई, माने ऐसा कोई नहीं है नहीं कर सकते हो। तो कितनी दूरी पर बनेगा, तो v का मान निकाल ली उतना मीटर, 4/3 मीटर, और कैसे बनेगा आप फिगर बना लेना, आसानी से कर सकते हो। चलो इसी प्रकार से एक और भी क्वेश्चन है जो कि लेंस का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी पर देख ही सकता है। गणना करके बताना है कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो जब अनंत बोल दिया ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये v का मान क्या करोगे, ठीक है, v का मान क्या करोगे, नहीं सॉरी यहाँ पे u का मान क्या करोगे, इनफाइनाइट रख लोगे, 1/0 रख लोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये इस फार्मूला पे होगा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, इस वाले फार्मूला पे लगेगा, ठीक ना। आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का ये भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बना करके कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था किन किन बातों पर डिपेंड करता है, बस खाली माने कौन सा पदार्थ किस चीज से बना है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी लंबाई पे, चालक के क्षेत्रफल पे, ठीक है, और एरिया पे, सारा चीज पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका आंसर तो आपको मिल गया। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है भैया, तो किसी भी
विद्युत भौतिकी जिसे ताप दाब लंबाई में अगर किसी भी चालक के तार में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसमें जो भी करंट होती, जो भी वोल्टेज होती है वो डायरेक्ट किसमें अनुपाती होती है, करंट के एकदम रेसिप्रोकल होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे वोल्टेज का इंक्रीज करेंगे करंट में भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा होगा तो यहाँ पे भी बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। क्या होगा, आई इंटू आर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या आपका वो प्रतिरोध है जो कि इसको ओम से डिनोट करते हैं। तो इसका ग्राफ जो बनता है बच्चा, यहाँ पे देखो भी और ये आई, ये इसका सरल रेखा में ग्राफ बनता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी को बताना है, समझाना है। यहाँ से 4 नंबर आप पा जाओगे, ठीक ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हो, कोई माने ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन स्पष्ट करिए। बच्चों ये मैंने कई बार बता रखा है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना मेरे चैनल पे जाकर के, तो मैं बहुत बार मोटर का, जनरेटर का, मैंने सब कुछ, ट्रांसफार्मर का सब कुछ मैं कार्यकारी सिद्धांत, थ्योरी, कार्यविधि, रचना कौन कौन से इस्तेमाल किया जाता है, वर्णन पूरा बता दिया हूँ, डिटेल में समझा दिया हूँ। और ये जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों 7 नंबर में पहली बार पूछा जा रहा था, लेकिन अब की बार मैंने कुल मिलाकर के 6 नंबर में पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछली बार मैंने 7 नंबर में आ रहा था, लेकिन 2023 से 22 से लगातार क्वेश्चन 6 नंबर में आ रहा है। इसको तैयार कर लेना, अगर ये नहीं आएगा तो इसको भी तैयार करना है। देखो जनरेटर वाला दोनों क्वेश्चन मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। कि परिवर्ती विद्युत धारा जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन बना करके पूरा फिगर के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जो कि केमिस्ट्री क्वेश्चन है। संरचनाएं चित्रित करना है, मैंने बताना इसका फिगर, प्रोपेनॉल का फिगर बनाना है, 2 मेथिल पेंटोनिक एसिड का। आईपीसी नाम बताओगे तो इसका डायरेक्ट मैंने पूरा बता दोगे, ठीक है। आईपीसी नाम यहाँ पे लिखा गया है, प्रोपीन 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 का पूरा यहाँ पे फिगर बनाना है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व है जिनमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें क जो कि है परमाणु त्रिज्या अधिकतम है और ख सबसे कम अभिक्रियाशील है। प्रत्येक के लिए कारण सहित बताना। सबसे पहले बताओ कि सबसे रेडियस किसका ज्यादा है, ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है आपको बताना है। मैंने 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिएक्शन को संतुलित करना है, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया, रिएक्शन दिया गया, उसको कंप्लीट करना है, समीकरण को संतुलित करना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मान किसके साथ रिएक्शन करेगा, जिप्सम बनाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl बनाता है। जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या रहेगा कि जिंक कार्बोनेट बनेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से यहाँ पे रिएक्शन देख लो, कंप्लीट कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बता देना, मैं कमेंट में, ठीक है, अपलोड कर दूंगा इसका भी सोल्यूशन। या अगर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं करना है तो इस पे भी टिप्पणी लिख देना, वियोजन अपक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, यशद लेपन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी बता सकते हो, ठीक ना। अब चलो बायो का सेक्शन भी देख लेते हैं कि मेंडल के नियम क्या होता है, ठीक है, क्या नियम दिए थे, उनको उचित चित्रों के द्वारा समझाना होता है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट कर नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन भी करना है, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन करना है, ये भी 4 नंबर का है। विकर्ण यानी कि निफ्रान की संरचना कार्यविधि का वर्णन करना, ये भी 6 नंबर का है। अगर ये नहीं आएगा तो इसको करो कि मानव के पाचन तंत्र के नामांकित चित्र बना करके पोषण प्रक्रिया के बारे में समझाना है। और मैंने सिंपल सा पेपर ही बन गया है, ठीक है। तो अगर आपको 2024 में टॉप करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना है, तो आप इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लो बाबू, ठीक है। अगर नहीं तैयार कर पा रहे हो तो कमेंट में बता दो, मैं इसका सोल्यूशन जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।